नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 19 में आपका फिर से स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर आज हम आपके सामने हाजिर हैं, एक ऐसे कलाकार को लेकर के जो सरस्वती के पुत्र हैं और जिनकी साधना कई वर्षों की बहुत गंभीर साधना के बाद आपके सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ होंगे श्री दिनेश चंद पाठक जी, जो बसर उपनाम से लिखते भी हैं, जो गायक हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और साथ में राजकीय इंटर कॉलेज जयहरी खाल में शिक्षक भी हैं। पाठक जी पिछले कई सालों से संगीत की साधना में रत हैं और उन्होंने धुनों के साथ साथ अपने खुद के लिखे गीतों पर भी कुछ धुनें बनाई हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संगीत का जीवन में क्या महत्व है और साथ साथ हम अपने विद्यालयों में संगीत को कैसे और बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर शिक्षक संगीत का ज्ञाता नहीं होता, हर शिक्षक, संगीतकार या गायक नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे टिप्स हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि हम संगीत की बेसिक मूलभूत बातों को जान करके अपने बच्चों के साथ उन पर काम कर सकें, स्वरों की मूलभूत जानकारी हमें हो। पाठक जी आज हमारे साथ जयहरी खाल से जुड़े हुए हैं, जो एक पर्वतीय क्षेत्र है और जहां नेटवर्क की भी समस्या रहती है। तो आप सबसे अनुरोध है दर्शकों से कि यदि नेटवर्क कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और कार्यक्रम पूरा देखिएगा। पाठक जी के गीत और संगीत का पूरा आनंद लीजिएगा, क्योंकि आज मौसम भी खराब है, मानसून उत्तराखंड में आ चुका है, उस वजह से नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। बाकी शिक्षकों को बुलाना, उनसे आपका परिचय करवाना, आपके सवालों को उन तक पहुंचाना, उनसे जवाब लेना, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन एक नेटवर्क ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि बीच में नेटवर्क जाए तो आप धैर्य बनाए रखिएगा और शो में लगातार जुड़े रहिएगा। आज हमारे साथ रोज की तरह ऋषिकेश से सूर्य गंगा किनारे वाला श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, नमस्कार। मिर्ची बाबा है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप बहुत चमक रहे हैं, नहाए हुए लगते हैं। आज नहीं नहाया था, परसों नहाया था मैं। लेकिन उसका असर आज तक कायम है सर। वो पानी गंगा का पानी है स्वागत है साहब। आपका। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे हम आप गंगा के किनारे हैं और दूसरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं यमुना के किनारे हैं, श्री वाह। गिरीश चंद्र जोशी जी दिल्ली नमस्कार। से यमुना किनारे से हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक शिशु। प्रणाम सर। नमस्कार मुकेश जी, तो प्रणाम। गंगा यमुनी तहजीब का संगम हमारे कार्यक्रम में रोज होता है सर, आप दोनों लोग हमारे साथ होते हैं। वो और गंगा साथ में हमारे साथ जयहरी खाल से दिनेश चंद पाठक जी है, लाइव है। नमस्कार, स्वागत है आपका। पाठक जी को नमस्कार। पाठक जी को नमस्कार। पाठक जी विदेय हो रहे हैं, सदैव हो रहे हैं। पाठक जी नमस्कार। पाठक जी प्रकट तो हो गए, लेकिन उनके स्वर लहरियां अभी तक नहीं पहुंच रही हम तक। आप तथा उनका परिचय दे दीजिए आप। हाँ, परिचय क्या है? ये हमारे पास लैंसडाउन के पास में एक जगह है जयहरी खाल। अच्छा। ऑलमोस्ट मतलब ये 15-16 ये 5-5.5 फीट की हाइट पे जगह है, 5,000 फीट की ऊंचाई पे जगह है। बढ़िया घना जंगल है, बहुत पुराना वो आबादी है ये। इसके बगल में 8-10 किलोमीटर में लैंसडाउन है, जहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है। और वो जिस स्कूल में ये है, ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। अगर आप कभी वहाँ पे जाएंगे तो इमारत वो बहुत पुराने जमाने की, जो ब्रिटिश और पहाड़ी स्थापत्य शैली की जो हुआ करती थी मकान बनाने की, उस शैली की इमारत बनी हुई है स्कूल की। बड़ी भव्य इमारत हुआ करती थी, अभी भी है। आपने जिस शहर का नाम दिया लैंसडाउन, हाँ, लैंसडाउन के बगल में है जयहरी खाल। मेरा उससे संबंध है। अच्छा मेरी अच्छा माता अच्छा। जी हाँ पूजनी हाँ। ईजा और मेरी अर्धांगिनी वहीं पैदा हुए। अरे वाह, अरे वाह। वाह। जी चलिए। तो पाठक जी का मैं आपको करेक्शन परिचय आता देना चाहूंगा सर। पाठक जी संगीत विशारद हैं, गायन और वादन में, और एमए म्यूजिक उन्होंने गायन से किया है।
और वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी है संगीत में। और साथ में उन्हें अल्मोड़ा स्थित मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। और साहित्यिक कार्य उनके हैं संगीत शोध ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथों में संगीत तथा काव्य संकलन तथा मेरा जीवन मेरी कथाएं, इनके प्रकाशित ग्रंथ हैं दोनों पाठक जी के। और आकाशवाणी नजीबाबाद से संगीत संबंधी कई कार्यक्रमों का प्रसारण ये कर चुके हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र में अध्यात्म संबंधी लेखों का प्रसारण कर चुके हैं। पाठक जी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हाथरस से प्रतिष्ठित जो पत्रिका है संगीत, उसमें भी रहता है। पाठक जी का स्वागत है। पाठक जी तबले की आवाज सुनाई देने लगती है। और ये एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक लेखक हैं संगीतिका के, और डाइट पौड़ी द्वारा प्रकाशित संगीत मॉड्यूल उत्साह के लेखक मंडल के सदस्य रहे हैं। एससीईआरटी और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्कृत गीतों हेतु संगीत का निर्माण किया है और स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए उनके गायन भी किया है। इनकी एक और पुस्तक जल्दी आने वाली है जिसका शीर्षक है कुछ शब्द ठिठके से, काव्य संग्रह है, बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा। तो ये पाठक जी का बहुत संक्षिप्त में परिचय था। पाठक जी हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक और हमारी आने वाले समय की विशेषज्ञ जोड़ने की कोशिश कर रही है, रीता वकील मैडम। तो हम उनसे तब तक बातचीत कर लेते हैं, अगर वो उपलब्ध हो। नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मुंबई से रीता वकील। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। नमस्कार। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका। आप जल्दी हमारे बीच में होंगी पूरे शो के। जी जी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लगातार देख रहे होंगे इसे। जी। एक लिहाज से आपके छात्री हैं जो आज आ रहे हैं। जब भीमताल में आपने म्यूजिक की वर्कशॉप की थी, उसमें ये पार्टिसिपेट थे, दिनेश पाटिल। वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छे संगीतज्ञ। गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब चेला आगे बढ़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। तारा सती जी कह रहे नेट चल ही नहीं रहा है। हाँ, बहुत सही कहा आपने। मौसम की दिक्कत है वहाँ पे। वहाँ सर क्लाउडी वेदर रहता है, दिक्कत होती है। हाँ, वहाँ वो जहर दिक्कत है। अच्छा, तो मैडम जल्दी हमारे बीच में होंगी रीता वकील मैडम, और एक दिन हम उनसे भी बहुत सारा अनुभव उनका शेयर करेंगे, उनके गीत संगीत को सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, मेरा सौभाग्य। बताओ, मुंबई से जुड़ी हुई है हमसे रीता जी। अच्छा, मुंबई। सर आप जो पाठक जी का अगला, जी मुंबई से जुड़ी है। पाठक जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो पाठक जी जुड़ गए हैं शायद। हाँ पाठक जी, ये फ्रेम तो आया था पहले भी, फिर फ्रीज हो गया था। सर इस बीच जब तक पाठक जी जुड़ते हैं, मुझे कुछ ऐसा जानकारी मिली है कि पाठक जी का जो अगला काव्य संग्रह है, उसकी भूमिका आपने लिखी है, उसकी पांडुलिपि आप तक शायद पहुंची है। तो उनकी रचनाओं के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, अभी उसको वो राज को राजी लेने दो। लेकिन बहुत सुंदर किताब है और बड़े दिल से इन्होंने लिखी है किताब को, और जिसमें पूरे कविताएं भी हैं। शिव से इन्होंने शुरू किया, राम पे आए, राम से स्त्री विमर्श पे भी काफ़ी कविताएं हैं। उसके बाद कुछ गज़ल हैं, कुछ दोहे हैं। मुझे पता नहीं था कि दिनेश गज़ल भी लिखते हैं, बहुत सुंदर गज़ल है जो बस दिल को छूती है। और दोहे मैंने भूमिका में यही लिखा है ना कि कविता के परिचय में यही लिखा जाता है कि आह से उपजा होगा गान, योगी रहा होगा पहला कवि। जो सुमित्रानंद पंत जी की कविताएं हैं, वास्तव में यदि आप पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि दिनेश जो है वो
दर्द को लगा सीने से लगाए हुए हैं और उद्गार निकल रहे हैं। यानी दिनेश का ऐसे ही फ्रेम आता रहेगा, रिंग में जाने की तैयारी कर रहा है। पाठक जी, ये तो ऐसा लग रहा है बॉक्सिंग के मूड में आया है। हाँ, बॉक्सिंग के मूड में है ना। आओ। तो सर वो जो पर्दे में आप रखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा एक झलक उसकी दिखनी चाहिए हमारे दर्शकों को। हाँ, वो दिनेश ही बताएंगे सर आप। मेरे को तो अधिकार नहीं है वो, क्योंकि पब्लिशर जो है वो हो सकता है नाराज हो जाए कि आप पहले ही कैसे लिख। आप कौन है जी? पाठक। लेखक की तो कॉपीराइट है, मेरा तो ना कॉपीराइट। क्या तुमको बता दीजिएगा, एक कॉपी हमारे यहाँ लेफ्ट कर गए थे हमारे पास। उनको बोलिएगा ये कॉपी मेरे यहाँ लेफ्ट कर गए थे, मेरे पास कॉपी लेफ्ट है। नहीं, वो तो प्लेगरिज्म हो जाएगा। नहीं, उसके पास कॉपी राइट है, आपके पास कॉपी लेफ्ट है। कॉपी लेफ्ट है। सही है, कॉपीराइट कॉपी लेफ्ट। यार ये तो मेरे को लगता है हमें अपने जो वक्ता जो आते हैं ना उनसे कहना चाहिए डोंगल लेके रखें अपने पास। डोंगल से कोई समस्या नहीं होती। डोंगल रिलायंस का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे जियो का, मतलब अब तो बहुगुणा जी भी गए। अरे हेलो, मैं यही हूँ। मैं असल में हमारे एक आ गया। मैं इसको फेसबुक पे वो कर रहा था, असल में लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मैं वहां लग गया था। हमारे लिए तो आप मिस्टर इंडिया हैं, कब गायब हो जाएं, कब अवतरित हो जाए क्या पता चल। ये देखिए, मैं कभी भी आ सकता हूँ, ये देखिए। हाँ, कभी आ सकते सर। ईश्वर के बाद आपका ही नंबर है। आप सब कुछ बोल रहे हैं, नाम लेके पूछ सर, सकते हैं ये पूरन सिंह सर बेताल घाट के हमारे एक शिक्षक हैं जोशी सर। हाँ, बेताल घाट के हमारे एक शिक्षक हैं पूरन सिंह गोरा जी। ये कह रहे हैं कि ये लिख रहे हैं कि few years ago CCRT organized music teachers workshop in Diet Bhimtal. I saw this workshop in Diet. उसमें गोकिल मैम भी थी मुख्य शिक्षक के तौर पर, और आपके वजह से ये आयोजन हो पाया था सर। Whether he saw the workshop or he participated in the workshop. नहीं, उन्होंने लिखा कि I saw। मैं बहुत भाग्य से बहुत हूँ जी सर। दिनेश जी, बहुत लंबा परिचय हो गया, बहुत लंबा इंतजार हो गया, आ जाओ यार। नमस्कार सर। आज दरअसल मौसम कुछ रुख बदल रहा है बार बार। कोई बात नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। मौसम बड़ा बेईमान है। सरकती जाए है आहिस्ता आहिस्ता। चलिए। हाँ, पर ये जो धुंध की नकाब है ये चढ़ते जा रही है, सरक नहीं रही है। इसमें तो गाना हो सकता है, मौसम है। आप कह रहे थे कि आप कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना, आप शुरू कर दीजिए। सरस्वती वंदना से करना चाह रहे थे आप, तो शुरू करिएगा सर। शिव की वंदना ही हो जाए। इनकी किताब में शिव की वंदना से शुरू है। यार ये वाला फ्रेम नहीं आना चाहिए। जैसे ये फ्रेम आता ना, ये फ्रीज हो जाते हैं। गौरीशंकर कांडपाल जी को नमस्कार। नमस्कार। आवाज जी शुरू रखिए। शुरू करिए। मैं हेलो, आपकी आवाज आ रही है, शुरू करिए, चलते रहिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। फिलहाल सरस्वती वंदना से प्रारंभ करते हैं जी, और फिर आगे
के सर मुझे लगता है कि नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं चर्चा कर रहा था उस संगीत कार्यशाला की सर, जो आपके सौजन्य से डाइट भीमताल में लगी थी। उन कार्यशालाओं के पीछे क्या उद्देश्य था सर, कि क्यों वो आयोजित की गई सर? थोड़ा सा उसके बारे में आप दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा, जब तक पाठक जी आते हैं। ये उद्देश्य तो हमारे बड़े सिंपल थे। जरा देखें टैलेंट क्या है। संगीत के शिक्षकों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमें लगा कि हम इस वर्कशॉप को करके थोड़ा सा एनरिच करें उनको, क्योंकि वो उत्तराखंड के जो टीचर विभिन्न भाषाओं के गीत नहीं गा पाते हैं। तो संगीत की चर्चा हो जाए, संगीत में हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे दिनेश का हमें बहुत उस वर्कशॉप में पता चला कि उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं या ये काम कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। और उसमें खुशी की बात ये थी कि डाइट का पूरा SCRT का पूरा सहयोग था, क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आपको याद हो तो SCRT के सारे पदाधिकारी, राइट फ्रॉम निदेशक, पार्टिसिपेट किया था। तो ये जितने टीचर 60 के करीब टीचर्स थे, वो भी सब उत्साहित थे कि हमें सपोर्ट मिलेगा। और हमारा इरादा ये था कि हम जो CCRT ने विभिन्न भाषाओं के गीत बनाए हैं वो थोड़ा सा प्रसारित हो जाएं, और बच्चों को, जैसे तमिल गाना उत्तराखंड में कोई नहीं सिखाता, या तेलुगु गाना कोई नहीं सिखाता, या मराठी गाना कोई नहीं सिखाता, तो वो गाने भी इसी बहाने वो सीख लेंगे। और म्यूजिक टीचर जो होते हैं वो म्यूजिक के साथ बहुत जल्दी रैप अप कर जाते हैं। इसलिए पिताजी ने, मतलब मुझे लगता है कि 3 दिन में शायद 8 या 9 गाने, जो हम एक दिन में 2 की वो रखते थे, वहाँ 3-3, 4-4 गाने एक दिन में होते थे, और सारे पार्टिसिपेंट जो थे वो फटाफट सीखते थे। तो बाकी जो हमने उसमें काम किए थे, वो म्यूजिक को कैसे बढ़ाया जाए, स्कूलों में कैसे लागू किया जाए। हमारा इरादा था कि हम जो टीचर इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए हैं वो अपने आसपास के स्कूलों में भी जाएं, और अपने आसपास के स्कूलों में, विद्यालयों में जाकर अपनी प्रतिभा को, प्लस दूसरा जो इस वर्कशॉप में जो उन्होंने अर्जित किया है उसको शेयर कर पाएं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि हमें रिपोर्ट नहीं मिल पाए। मैं और बंदना जी और हमारे CCRT में सभी साथी बड़े उत्सुक थे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे उसका असर आज तक हमको देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की ऐसी है कि उस टीचर के पास संसाधन नहीं है, उस टीचर के पास परमिशन नहीं थी, उस टीचर के पास कई और चीज़ें थी, समस्याएं थी, वो उस कार्य से उस कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई उतनी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई, और उन रिपोर्ट्स में हमको लगा कि हम एक ऐसी समाज, एक ऐसा बच्चों का वर्ग वहाँ तैयार करते हैं जो किसी भी वक्त विभिन्न भाषाओं के गीत गा सके, और उनको खुद भी अपना प्रमोशन मिले। खुद भी बच्चा जब पार्टिसिपेट करता है और विभिन्न भाषाओं के गीत गाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलता है। वो कहाँ जाके फलीभूत होगा हम नहीं जानते। तो एक एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट हुआ, अच्छा हुआ। डाइट भीमताल का भी सहयोग था, क्योंकि SCRT इसमें इन्वॉल्व था, SCRT का पूरा सहयोग था, इसलिए हम उस कार्यशाला को भीमताल में कर पाए। जी, तो सर ये आपने चूंकि पूरे देश में इस तरह की कार्यशालाएं की, और आपने जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र में वो बहुत सफल रहा, और उत्तराखंड में जैसा आपने सोचा था उस स्तर पर सफल नहीं हो पाया। तो मैं आपसे सर अगला सवाल मेरा ये है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी आपने कार्यशालाएं की, चाहे संगीत को लेके की हो, चाहे नाटकों को लेके की हो, या दूसरी विधाओं को लेके की हो, कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा प्रदेश था जहाँ आपको सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे अच्छा? मेरे लिए देखिए, एज ए फॉर्मर डायरेक्टर मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, और वो ठीक भी नहीं होगा। तो नेम इज वेरी इम्पोलाइट,
कहते हैं ना किसी का नाम लेना बड़ा इम्पोलाइट होता है किसी चीज के लिए। जहां जहां हम गए वहां वहां हमको पूरा आनंद आया। लेकिन शुरू शुरू में मेरे को याद है जब मैं शायद फील्ड ऑफिसर बना था, और फील्ड ऑफिसर बनने के बाद जब मैं उदयपुर में मैंने अपने 3-4 ओरिएंटेशन कोर्स हमने बाहर करने शुरू किए। हमने कई 10 साल तक ओरिएंटेशन कोर्स को दिल्ली में रखा, हमने बाहर नहीं किया था। फिर रीजनल सेंटर उदयपुर में बनने के बाद फिर धीरे धीरे उदयपुर में किया। आपने शायद ओरिएंटेशन कोर्स बेंगलोर में किया था। जी मैंने बेंगलोर में किया था सर। बेंगलोर में किया था। बेंगलोर में बहुत बाद में पहुंचे जब पता चला। हाँ बेंगलोर में। लेकिन उदयपुर में जो मैंने शुरू में किए तो इतना उत्साहित था मैं, और वो उसमें 2 या 3 ओरिएंटेशन कोर्स, हालांकि मैं पूरा टाइम नहीं जाता था, 4 या 5 दिन जाता था, और वो बड़े सुखद दिन थे। लेकिन उसके बाद हर कोर्स में देखिए अलग अलग टीचर्स, और टीचर्स का आने का उत्साह, उनके अपने चीज़ें शेयर करना, उनकी अपनी उनमें प्रतिभाओं का आना, तो इसलिए सब जगह आनंद आया, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो राइट फ्रॉम त्रिपुरा से लेके गुजरात तक इधर चले जाइए, और उधर यदि आपको याद हो हमने कश्मीर में टीचर्स की वर्कशॉप की थी, और पुदुचेरी, मतलब पूरे इंडिया को सीसीआरटी कवर करता है। यही सीसीआरटी खास बात है। और सीसीआरटी क्या बताया जाए, बहुत सारे साथी सर मुझे व्यक्तिगत रूप से भी फोन करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको इसी रूप में देखें, और देख रहे हैं। आपकी एक विशेष अदा थी, जब भी आप किसी कोर्स में आते थे तो आप गोली मारते थे सर। एक बार गोली मार के सर हमारे सारे साथी चाह रहे हैं याद है ताजा कर दें। नहीं गन ठीक से दिखी नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं सर, ठीक है। वो केरल की लड़की ने दिखाई थी वो वाली गन, यदि आपको याद हो तो। जी केरल में वो लड़की ने गन दिखाई थी ना, जो बड़ी फेमस हुई थी, वायरल हुई थी यूट्यूब में। हाँ वो फिल्म में किसी फिल्म में थी। हाँ वो आप ही की कॉपी की थी सर, कॉपीराइट नहीं लगाया आपने? नहीं कॉपीराइट नहीं था। तो अदा कहीं भी आ सकती है, किसी भी आ सकती है। नहीं लेकिन हमने तो सर सबसे पहले आप ही, और मैंने नहीं पूरे देश ने आप ही को देखा वो करते हुए। हाँ बड़ा पहले दिन या दूसरे दिन टीचर्स को बड़ा वो लगता था ये क्या है यार, ये क्या है। लेकिन मेरे को वही, मैं हमेशा यही कहता था कि 2 या 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए ना। टीचर जो है यदि वो याद रखे कि जिस दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, अपॉइंटमेंट लेटर जो शिक्षक की नियुक्ति होती है जी, तो वो जी मतलब तो क्या बताया। वो वंदना जी ने बहुत पुरानी याद दिला दी हमको जलगांव की। क्या होता? अरे जलगांव वॉज मैं पता नहीं कैसे भूल गया, माफी चाहता हूँ जलगांव से। आप थे जलगांव में? मैं जलगांव में हमको सारे प्राणी मिले, उल्लू से लेके सांप से लेके खटमल से लेके। कभी प्रोग्राम में वंदना जी को भी बुलाइए आप, किसी दिन विशेषज्ञ वो रहे कुछ दिन तक। ये बड़ा अजीब सा, मुकेश जी बड़ा मतलब बड़े अजीब से अनुभव हुए सीसीआरटी में 40 साल में। नहीं आप बात कर रहे हैं कि जब आप बता रहे थे कि पहले दिन जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो आप उसके बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आदमी भी उस दिन को, उन क्षणों को न भूले, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो सत्यनारायण जी की पूजा होती है घर में। पिताजी मिठाई बांटते हैं कलीग्स के साथ, और धीरे धीरे टीचर बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैं कल से स्कूल जाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। उस लेटर को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद क्या होता है शिक्षा व्यवस्था में, उसके बाद क्या होता है, दैट्स ए डिफरेंट इशू। लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर याद रखना चाहिए। दूसरी चीज जो याद रखनी चाहिए, जिसका मैंने कुछ दिन पहले जिक्र भी किया था, कि टीचर को, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट है, तो उसको समझना चाहिए कि वो जोकर है। जोकर का कंसेप्ट वो बिल्कुल अटपटा नहीं। जोकर मेरे लिए वो है जो, मेरा नाम जोकर वाला है ना, अपने गमों को अपने हृदय से लगा के रखे और चीजें शेयर करे, है ना, क्लास में हमेशा खुश रहे, जैसा आप लोग करते होंगे। कितने टीचर जो है, मेरे को लगता है सब टीचर अपने, चाहे कितनी
दुर्गम की समस्या हो, सुगम की समस्या हो, ये समस्या हो, वो समस्या हो, लेकिन क्लासरूम में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। क्लासरूम में आप उन सब अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। तो दूसरी चीज वो होती है कि आप एक जो, तीसरी चीज जो याद रखनी चाहिए, तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मौत। पता नहीं किस पर आ जाए, जी कोई पल निश्चित नहीं है, निश्चित है लेकिन हमें नहीं पता। तो इसलिए अपना बेस्ट देना चाहिए क्लास में, एंड दैट्स द की टू द सक्सेस मेरे विचार से। जी जी। पिछले 15 सालों से सर मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ तो मैंने आप में इतनी पॉजिटिविटी देखी, इतनी सकारात्मकता देखी, और मैंने आपको देखा कि आप बहुत बहुत साधारण, मेरे जैसे बहुत छोटे साधारण टीचर को भी आप हमेशा एनकरेज करते रहे, यार हमेशा ये अब प्रोत्साहित छोटे करते साधारण रहे। कुछ नहीं यार, तो हम सब ये साधारण आपने होते हैं कहाँ से सीखा? भैया। भट्ट जी सब साधारण होते हैं। नहीं, आप उनको असाधारण बना देते नहीं हैं, नहीं, वो आप उनको ठीक है, असाधारण ईश्वर बना की, देते हैं सर। नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा रही कि हम कुछ सीसीआरटी में लग गए और उत्तराखंड के टीचर्स को, मेरा विशेष आपके साथ तो मैं काफ़ी लगा रहा और हमने काफ़ी कोशिश की कि जितने आज उत्तराखंड के टीचर्स हैं वो सब शायद आपके सहयोग से और आपके पुश करने से आ पाए, नहीं तो आते ही नहीं थे। मैं कितने लेटर लिखता था। उसके बाद फिर कुंवर साहब से बात की, उषा कटियार जी से बात की, कौन है वो, सीमा पंत मैम थी, उनसे बात की, डीओस को बुलाया, फिर उत्तराखंड के टीचर्स ने आना शुरू किया। और ये हमको इस प्रोग्राम में जो सक्सेस मिल रही है वो शायद उसी का नतीजा है। तो कोई बड़ा नहीं होता, कोई, हम सब साधारण हैं और कृत संकल्प हैं, कृत संकल्पित हैं कि हम देश के लिए काम करें। मेरा सिर्फ ये था कि एक टीचर को बाहर निकल जाए, जैसे मोहन जोशी जी आए, मोहन योगी जी आए, मोहन योगी जी बेंगलोर में आए थे, जी और मोहन जी योगी जी आज हैं, जी, साथ मतलब आकाश और पाताल का अंतर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पीछे बिल्कुल की बिल्कुल कहानी सर, क्या है बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। वो मुझे एक्सपोजर मिलता है ना टीचर को, वो कॉन्फिडेंस आता है, और जी। टीचर अपने आपस में इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि अच्छा आप बंगाल से, आप उड़ीसा से, आप जी कर्नाटक से, आप कश्मीर से, आप उड़ीसा से, तो वो एक जो उनके जो वो संबंध, अंतर संबंध स्थापित होता है, वो बहुत गजब बहुत का, गहरा होता बहुत गहरा होता है। दोस्ती बनती है, रिश्ते बनते हैं, इस बात है को ना? बोगरा जी ने भी महसूस किया होगा सर, आर्मी में रहते, एयरफोर्स में रहते हुए। हाँ बोगरा जी है। भी चूंकि नेशनल लेवल के एक संस्थान में सालों तक काम किया है। क्या क्या जानना चाहते हैं? बोगरा जी की आवाज नहीं आ रही है सर, फिर से चल गई है उनकी आवाज। तो सर ये देखिए जो आप चूंकि सीसीआरटी में पहले फील्ड अफसर के तौर पर रहे, फिर उसके बाद नहीं आप जी, मैं जूनियर उप अकाउंटेंट भी था निदेशक के पद पर सीसीआरटी, रहे, फिर निदेशक के पद पर रहे। सीसीआरटी में जूनियर अच्छा अकाउंटेंट भी था, अच्छा मैं अच्छा। अकाउंटेंट, जी जी। व्हेन आई तो जॉइंड एज एन अकाउंटेंट। इतने सारे पदों पर, इतने सारे पदों पर काम करते हुए सर आपको देश के बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ रहने का, उनके साथ काम करने का, सीखने सुनने का मौका मिला होगा। तो कुछ ऐसी, कोई ऐसी विशेष सर यादें किसी कलाकार की जो आप शेयर करना चाहें? नहीं देखिए, मूर्धन्य, सारे मूर्धन्य कलाकारों से, क्योंकि जब हम सीसीआरटी जो शुरू में था वो भावलपुर हाउस में था, भावलपुर हाउस मंडी हाउस के नज़दीक है, और वहाँ पर हमारे जैसे ही जी जी हम अपने कमरे से बाहर निकलते थे, सामने बिरजू महाराज का कमरा था, और बिरजू महाराज जी जब नृत्य करते थे तो शुरू जी में बाप रे बाप, गजब था वो, गजब, है ना। उनसे पहले बहुत संबंध रहा, लेकिन उसके बाद जब हम द्वारका आ गए तो मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप, फेलोशिप आने के बाद और हमारे अपने कोर्सेज आने के बाद, या जो हम हमारे मेंबर्स थे उनके सहयोग से, देश का हर मूर्धन्य कलाकार सीसीआरटी से जुड़ा, और सहयोग उन्होंने दिया, हमें सबका सहयोग मिला, सबका, राइट। जी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, कुछ बहुत कुछ बड़ी विशेष चीज। घटनाएं सर, कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, नहीं, कुछ विशेष घटनाएं घटनाएं ऐसी होती तो हैं जो याद रह जाती है सर हमेशा, ऐसी कोई कई सारी है, कई घटना? सारी है। वो एक दिन सेशन उसका अलग से ही करेंगे कि कैसे सीसीआरटी में क्या क्या जी अनुभव कुछ हुए। सुनाइए सर हमारे बच्चों को। सर अभी शायद वक्त आज ही नहीं है वो अभी। दिन है सर, वो दिन आज ही नहीं, है। लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, लोग बाग की दिनेश चंद्र पाठक जी कैसे अपना शुरू करें, क्योंकि उधर उस साइड में बहुगुणा जी भी हैं, बहुगुणा जी को भी देख पाठक जी लीजिएगा। जोड़ नहीं पा रहे हैं सर, और रूपा बिस्ट लिख रही है कि उसको प्रिया जो आंख मार के
गोली मारती थी उसको देख के आपकी याद आती है, लिख रही है स्क्रीन पर, आप पढ़िएगा सर। हाँ वो जो प्रिया है, प्रिया था एक्ट्रेस उसका थी, नाम, प्रिया था उसका नाम। ठीक है, याद आ गया। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। जी 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 जी, तो वो लिख रही है आपकी याद आती है। लेकिन सर कोई मैं सस्पेंड आप मुझे सुनाना चाहें मुझे तो सिर्फ हम मुझे सारे लोग सिर्फ आपको लगातार देख रहे हैं सर। नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि ये जो टीचर्स है ना, इनकी तरफ से रिस्पांस मतलब वाह वाह अच्छा है, ये वो तो ठीक है, लेकिन और क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में हम, और क्या बदलाव लाएं और किसको लाएं? जैसे धीरे धीरे आपने प्रयास किया सतीश साळुंखे जी को आने का, या रीता बोकिल जी एक दो दिन में हमारे साथ आएंगी, राजस्थान के कुछ टीचर्स से आपकी बातचीत चल रही है जैसा आप बता रहे थे, है ना, वो सब तो आएंगे। लेकिन और कैसे इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं जो जो हमारे रोज के टीचर्स हैं, हम आभारी हैं इनके, इनका रिस्पॉन्स मिलता है, देखते हैं और वो क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में। आप एक तो टाइम कल चेंज करने हमारे वाले साथ थे। सर रमेश जी होंगे बाड़मेर से। अरे वाह, कल हमारे साथ अच्छा, बाड़मेर से रमेश जी होंगे सर। और बहुत अच्छी परसों बात। को नंदकिशोर हटवाल जी होंगे, जो हमारे गढ़वाल रीजन से और बहुत अच्छे लोग के जानकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। और फिर 5 तारीख को हमारे साथ डॉक्टर प्रद्युम्न बल्ला होंगे सर, कैथल हरियाणा से, हाँ, जो बहुत उन्होंने कमाल भी के अच्छे कवि हैं। कवि हैं, अच्छे कवि हैं। और उसके बाद 6 तारीख को, जी 6 तारीख को फिर से सतीश सालुंके होंगे बीड़ महाराष्ट्र से। तो अभी तक सर हम धीरे धीरे लोगों को आगे का जो हमारा शेड्यूल है वो लगभग तय करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे पास बायोडाटा आ रहे हैं सर, हम उसमें से कोशिश कर रहे हैं कि सभी को धीरे धीरे इस शो में अवसर दें। तो देखते हैं हम कहाँ तक कितने, आज किसी का फोन आया था कि कितने एपिसोड आप इसके करेंगे, तो हमने कोई ऐसा कोई निश्चित नहीं किया, निर्धारित नहीं किया। जब तक सब लोग देखना चाहेंगे, जब तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो हम लगातार इस शो को जारी हमारा रखेंगे, इरादा ऐसी मुझे उम्मीद है सर। हमारा इरादा अनंत का है, जी अनंत का है। जहाँ सिर्फ मैं आपको एक बात बता गौरव दूं, जी फिर से प्रकट होगा सर, बीच बीच में ये भी चले जाते हैं, गंगा स्नान करने लगते हैं। एक बात मैं बता दूं, जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ, या मुझे पता नहीं मैं कैसे करूं उसको इस ताकि आप प्रोग्राम लोग में। नहीं जी सुन सर। लीजिए, वो जो जी आपने टाइटल दिया है ना, शिक्षा जी का संस्कृति से मिलन, उसमें मैं चाहता था कि एक प्रोग्राम जी हम ऐसा करें, कुछ प्राविधियों के बारे में बात करें जो वंदना जी और उमा जी ने सीसीआरटी में बहुत बहुत सारी मेहनत करके एकत्रित की, अपना दिमाग लगाया, और कि हाउ, जिसमें कई सारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जैसे पेन्युली जी आए, पढ़ाते कुछ और हैं, बन गए चित्रकार। जी विवेक जी अपना जी कवि बन गए, लेकिन सारे विषय पढ़ाते हैं। हेमंत बिश्री फिजिक्स कराते कराते कवि बन गए। तो वो जो जोड़ने का जो वो है ना, लिंकेजेस जो हैं, वो हम ऐसा जी करें कि वो कुछ बताएं, ताकि देश भर के जी टीचर जो नहीं भी देख रहे वो एक बार एस्टेब्लिश हो जाए कि देखिए ये प्राविधि है, इसके बाद आप खोजिए। और फिर हम एक कंटेस्ट रखें, हमें कंटेस्ट करें कि हमें कंटेस्ट करें कि जिसमें प्राविधियों को जो बेस्ट प्राइज है वो दें। मैथमेटिक्स के टीचर वो बताएं कि वो कल्चर को कैसे जोड़ रहे हैं, फिजिक्स के टीचर वो बताएं कि कल्चर को कैसे जोड़ रहे हैं। क्योंकि आपने शायद म्यूजिक वाले से पूछा, गौरव जी हरीश जोशी जी, ये निधि क्या है, मिस सर की पंजाबी बोलना। हाँ, मिस्टर की पंजाबी बोलना, आप पंजाबी बोल लेते हैं मतलब। ये आपके लिए कह रही है, मेरे लिए नहीं। भट्ट जी के लिए कह रही होगी, मेरे लिए नहीं कह रही होगी, मुझे पंजाबी आती नहीं है। भट्ट जी विदेय हो गए, भट्ट जी का खुद का फ्रेम विदेय हो गया है सर। मैं पंजाबी में इतना ही कहता हूँ, चंगा जी, जोशी सर के लिए लिख आहो जी, चंगा जी, अच्छा चंगा जी, ये आहो निधि मणि जी। जी जोशी सर के लिए लिख रही निधि है निधि सीसीआरटी में। नहीं निधि जी को पलटता हो गया जी। सर निधि मणि निधि आपके लिए लिख रही है कि नहीं मेरे लिए नहीं लिख रही, निधि आई जी को मिस सर की पलटता हो गया। पंजाबी बोलना। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ही नहीं। He is so perfect in पंजाबी कह रहे हैं सर। किसके लिए कह रही हैं निधि जी? अपने लिए कह रही होंगी यार। आपके लिए सर, आपके लिए। हमें तो पंजाबी आती नहीं सर, आपके लिए कह रही।
देखिए वंदना जी ने मैं भूल गया हूँ अब सीसीआरटी की, मेरी कुछ विस्मृत सा हो रहा हूँ सीसीआरटी को, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात की सीसीआरटी में वंदना जी ने। वंदना जी, उमा जी, ये शायद अपूर्व जी पंत भी थे जी उसमें, शायद ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेके जो हमें रिस्पांस मिलता था, जो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलता था, जी। मतलब अमेजिंग थिंग्स व्हाट वी डिड। हल्द्वानी में भी हुआ था सर, हाँ वो शायद कोरोना की वजह से रुक हल्द्वानी गया में भी है। हुआ था सर, सीसीआरटी वाले दोबारा उसको प्रारंभ करेंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, लेकिन कोरोना काल में कई सारी चीजें बंद भी हो गई, रुक भी गई, तो इसलिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें हाँ, प्रारंभ वो की नया कि प्रयोग हम था सर। हाँ अधिक से अधिक टीचर्स को लेके आए। और मेरे ख्याल से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जो वंदना जी और उमा जी ने अच्छा काम किया वो ये किया था कि उन्होंने बीएड कॉलेज में जाके करना शुरू किया, ताकि बीएड स्टूडेंट जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, हाँ हल्द्वानी, जो आने वाले टीचर्स हैं, उनमें यदि बीजारोपण अभी से कर दिया जाए कि संस्कृति का सम्मिलन कैसे किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से जब वो टीचिंग लाइन में जाएंगे, बनेंगे और ज्योति गांधी जी की तरह अनुभवी होंगे, तो अपने अनुभव इनकी एज में आके तो बहुत अच्छा बन जाएंगे। ये सर जो डिस्टेंस एजुकेशन की बात चल रही है ना सर, हाँ तो मैं इस पे अपना अनुभव बता दूं जी बताइए। कि कक्षा 1 से लेके ये तो बहुत बाद में आई, डिस्टेंस एजुकेशन तो ऑफिशियली इस देश में बहुत बाद में आई, लेकिन मैंने जी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सारी एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन से की सर। अच्छा वो क्या था कि मैं इतना शरारती था कि मेरे सारे शिक्षक लोग मेरे से बहुत डिस्टेंस बना के रखते थे। अच्छा तो मैं अच्छा। जो सारे स्कूल के जो अरे बच्चे अमेरिकन्स को और ब्रिटिशर्स को कंसेप्ट जो डिस्टेंस लर्निंग का है वो आपको देख के ही तो आया। तो मैं तो बचपन से ही डिस्टेंस लर्निंग वाला रहा हूँ सर। अभी भी देख बट ये नहीं कह रहे कि हल्द्वानी आकर के बात कर लो, कितने डिस्टेंस से बात करना पसंद करते हैं वो। अपूर्व पंत जी कह रहे हैं सर सीआईडी से भी ज्यादा एपिसोड। ये क्या जी, सीआईडी से भी ज्यादा एपिसोड क्या? इस शो के सीआईडी से भी ज्यादा एपिसोड होने चाहिए कह रहे हैं पंत जी। सीआईडी क्या है? सीरियल नहीं है, सीआईडी सीरियल नहीं है। अच्छा एक सोनी टीवी पर एक सीरियल है। हाँ सीआईडी से ज्यादा एपिसोड होने चाहिए। सीआईडी क्या है हमारे सामने, सीआईडी को तो ऐसे पछाड़ देंगे, सीआईडी को तो ऐसे ही पछाड़ देंगे, ये सहयोग मिलता रहा तो। क्या 70 लाख टीचर हैं इस देश में। जी जी जी। और उसके बाद टीचर एजुकेटर छोड़ दीजिए, उसके बाद सारे एक्सपर्ट्स को छोड़ दिए। मुझे 2-3 एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम आना चाहेंगे जोशी जी, वो कुछ सेशन देना चाहेंगे। तो वो जो सेशन देना चाहेंगे वो तो बिल्कुल सर, सबको आमंत्रित करेंगे, बिल्कुल। जी सर, जी सर, सबको आमंत्रित करेंगे सर। एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है सर, स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। जावेद इकबाल साहब ने कश्मीर से। हाँ, CCRT has changed the mind setup of so many teachers who have attended different programs. वाह, क्या बात जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अनगिनत स्टोरीज होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया CCRT में, लेकिन जिसने भी माना वो मान गया कि हाँ CCRT हैज एन इम्पैक्ट ऑन टीचर्स। CCRT के प्रोग्राम जो होते हैं हम 30 साल की सोच रहे हैं, ये हमें गौरी शंकर जी करें 3 साल तक। जी, गौरी शंकर जी उसके बाद आगे भी लिख रहे हैं सर कि 1000 से ज्यादा सीरियल है CID के। हम 10,000 की सोच रहे हैं, 1000 में लिमिट कर रहे हैं। ये जो सर आप जो रूपांतरण की बात जो जावेद इकबाल ने लिखी है, रूपांतरण की बात शिक्षकों के CCRT में आने के बाद, तो गौरी शंकर जी भी उसके साक्षात उदाहरण है। वो फोटोग्राफर हो गए जब से CCRT में आए।
हर वक्त बिल्कुल, उनके गले में कैमरा जरूर मिल जाता है कहीं भी आप जाए। हाँ, अच्छी बात, अच्छी बात। तो ऐसे कल बहुत वो सारे उदाहरण है सर, और सब लोग आपको बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। सत्य को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। कल हमने ज्योति जी का एग्जाम्पल देखा ना, ज्योति गांधी जी ने जो कहा, जो किया, वो शायद एक बहुत जीता जागता उदाहरण था। जी जी, वो खुद भी लिख रही है सर उस बात को, हाँ, स्क्रीन एग्री पर मेरी देखिए, आप बात। खुद भी लिख रही हैं वो। जी 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 जी। तो जितने और टीचर्स हैं ना, जैसे रूपा जी हैं या दिनेशन पाठक जी ने एक मैसेज भेजा है कि आज जहरी खान में मौसम बहुत बेईमान है। जी वो अपनी बिटिया के साथ फोटो लगाई है इन्होंने। हाँ, उस मौसम का कुछ नहीं कर सकते सर। हाँ, ये शायद वो कुछ 17 नहीं कर एपिसोड, सकते सर। दूसरा सर एपिसोड है जिसमें सतीश ये सालुंखे जी और दिनेशन पाठक जी को फिर कभी दोबारा आमंत्रित करेंगे। और कुछ जी जी, क्वेश्चन, फिर बुलाएंगे सर उनको। हाँ कुछ क्वेश्चन यदि हो तो सर क्वेश्चन। हम अभी पहले जो हमने कल क्वेश्चन पूछे थे, कल कल जो प्रश्न पूछे थे सर हमने, उसके थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। कल का हमारा जो पहला सवाल था वो पहला सवाल था कि किस फिल्मकार ने, स्क्रीन पर आ गया सर, किस फिल्मकार ने कैलेंडर डिजाइनिंग का कार्य भी किया? जी। Which filmmaker also designed the calendars? कुछ आंसर आया इसका? एक जवाब वंदना मैम ने दिया था सर, एक सवाल का आया था सर। मैं देखता हूँ, वंदना मैम ने एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप सर इसका जवाब बताइएगा। मैं देखता हूँ उन्होंने कौन से सवाल का जवाब दिया था। मेरे को इसमें और क्वेश्चन देख के मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट। पहले प्रश्न का जवाब दिया सर वंदना मैम ने। वो कह रही है श्री सत्यजीत रे और एमएफ हुसैन। सत्यजीत राय या एमएफ हुसैन में से कोई एक है। वंदना मैम का जवाब है सर इस प्रश्न के उत्तर। सत्यजीत रे साहब और एमएफ हुसैन ने कैलेंडर डिजाइन नहीं किए, पेंटिंग जरूर उन्होंने की, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन ये जो फिल्म मेकर जो मेरे दिमाग में हैं, जिसको मैं फिल्म का इतिहास जानता हूँ, जो हमारे भारतीय हिंदी फिल्म के सबसे बड़े पितामह कहे जाते हैं, कौन? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने कैलेंडर डिजाइन किए थे। उन्होंने पेंटिंग तो की थी, फिल्म बनाई वो बाद में अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो अपना ये फिल्म निर्माण का कार्य सीख रहे थे, उन दिनों उन्होंने कैलेंडर डिजाइन किए थे। और इसलिए कहा गया कि जो कैलेंडर्स हैं वो दादा साहब फाल्के के नाम पे भी बनने चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। ग्रेगोरियन साहब का हमारा कैलेंडर है। फिर कहा कि नेशनल कैलेंडर जो उसको रख दिया जाए। किसी ने कहा कि मैंने जैसे कहा था कि पीसी महानुबोलिस साहब ने जो नेशनल कैलेंडर अभी प्रपोज किया यूनाइटेड नेशंस में, हमारा इंडिया का एक इशू वहाँ पे अटका हुआ है ना। तो कैलेंडर जो थे वो दादा साहब फाल्के ने किए थे। पेंटिंग कई, जैसे उसमें वंदना जी ने कहा सत्यजीत रे ने की, और यदि आपको याद हो तो मकबूल फिदा हुसैन साहब ने, मकबूल फिदा हुसैन एमएफ हुसैन साहब ने भी पेंटिंग की। और पेंटिंग का एक सबसे नायाब नमूना उनका ये था कि राज कपूर साहब अपनी फिल्मों के पोस्टर इंदौर जाके एमएफ हुसैन साहब से बनवाते थे। एमएफ हुसैन साहब की जो पेंटिंग्स थी, यदि आपको याद हो, राज कपूर साहब ने जब सत्यम शिवम सुंदरम बनाई और हिना फिल्म उन्होंने कंसेप्ट डिजाइन कर लिया था, उसकी शूटिंग शुरू भी हो गई थी, बीच में उनका इंतकाल हो गया, उनका देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने हिना फिल्म को कंप्लीट किया था। और यदि आप हिना फिल्म की कास्टिंग देखें, नंबरिंग देखें जो आती है ना कास्टिंग, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में है वो एमएफ हुसैन साहब की पेंटिंग है। एमएफ हुसैन साहब की पेंटिंग को फ्रीज करके उसके ऊपर कास्टिंग की गई। जी जी, बढ़िया।
कैलेंडर। ये सर इसका जवाब दादा साहब फाल्के। वो दादा साहब फाल्के जी। दूसरा प्रश्न सर ये था, व्हाट इज द टर्म ROA इज प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस। हाँ, इसका भी मेरे को लग रहा है कोई इसका आंसर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा 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 वैसा प्रश्न है जिसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। RO का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव नॉट, यानी कोविड पेशेंट के लिए ये टर्म यूज की जाती है R0। हर आदमी, हर कोविड पेशेंट का एक नंबर होता है, तो RO0 RO18 यदि होगा तो वो होगा कि वो जो कोविड पेशेंट है वो 18 आदमियों को संक्रमित कर सकता है। तो जैसे कोरोनियल्स का हमने क्वेश्चन पूछा था ना कि जो बच्चे अब पैदा होंगे उनको कोरोनियल्स कहेंगे। RO0 जो है वो ये मैथमेटिकल टर्म है। RO को एक नंबर दिया जाता है और नंबर के साथ एक नंबर ऐड कर दिया जाता है, तो वो सोचा ही जाता है उसको देख के, उसके सिम्टम्स को देख के, उसके टेस्ट, लैब टेस्ट को देख के कि यदि इसमें कोरोना आया तो इतने आदमियों को संक्रमित कर सकता है। तो उस लिहाज से R0 एक टर्म अब नई चली है कोरोना के लिए जी। आज इसमें बड़ा है वो छोटा है। पहला सवाल है सर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है महान गणितज्ञ और इनके मित्रों के दिए 220 और 284 का अंतर संबंध क्या है? What is the conceptual entity of 220 and 284 correlated with the friendship of this great mathematician? ये जो भी इस सवाल का उत्तर देगा, मुझे लगता है जी, he would be termed as a very very educated person, या जो अपने environment से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 220 and 284 का कंसेप्ट, इसके पीछे जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने इस प्रश्न को जब बनाया तो उसके बाद मैंने गूगल में कोशिश की। दूसरा प्रश्न यह है कि शैलज और इष्टिका ये किसके प्रकार हैं जी। ये धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक बनता जा रहा है। ये मेरे को कभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको भेजने का डिलीट कर देता हूँ उनको। हाँ, आप मेरे को भी कभी मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। तो शैलज और इष्टिका हम किसको कहते हैं? जी सर, ये इस जवाब को अगर गूगल वाले देख रहे होंगे तो आपको अपने स्टाफ में रख लेंगे वो प्रश्न उत्तर बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बाद बहुत एक से एक विद्वान पढ़े हुए हैं जो छांटते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। शैलज का अंदाज लगाया जा सकता है जी, पूरा तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि संस्कृत में जब आप लगा देते हैं तो जिससे जन्म लिया है, जिसने सेल से जन्म लिया है, जैसे हम कहते हैं, है ना, तो जिससे सेल से जन्म लिया है तो निश्चित रूप से पत्थर से या चट्टान से होगा, कोई हो सकता है अक्सर हो, कोई द्रव हो, या कोई ऐसी चीज होगी जिसका सेल से संबंध होगा, सेल से जन्म लिया होगा, ऐसी कोई चीज होगी। और दूसरे के बाद वो जो गणित वाला सवाल आपने पूछा, गणित में कल की जो हमारी पपेट की एक्सपर्ट थी डॉक्टर ज्योति गांधी मैम, उन्होंने एक सवाल आपके लिए, एक रिक्वेस्ट भेजी है आपके लिए, स्क्रीन पर है सर। प्लीज टेल योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कह रही हूँ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो मेरे ये था कि मुकेश बगुड़ा जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा और कमेंट दीजिएगा बाद में। मैं लखनऊ में कार्यरत था और मेरा सिलेक्शन हुआ CCRT में। तो CCRT, आई वाज वेरी यंग, अराउंड से 22, 23, 24, कुछ इसी 22 का रहा हूँ, 23 का, आप सोच सकते हैं। फुल ऑफ रोमांटिसिज्म, फुल ऑफ एनर्जी वो लड़का मैं हुआ करता था। तो मैं जब आया, और ये बड़ी इसने मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैं एक दिन आया ऑफिस से और मेरे बैग होता था, एक डफल बैग जो आर्मी वाले रखते हैं ना अपने पीछे, बैकपैक जैसा छोटा वाला, वो मैं उसमें हमेशा किताबें लाद के रखता था। वो लखनऊ से आदत थी, इसलिए मेरी कमर भी झुक गई। तो मेरी ईजा ने पूछा, मदर ने पूछा कि गिरी तू ये बता, वो गिरी कहती थी मुझसे, गिरी तू ये बता तू कहाँ काम करता है?
तो मैंने कहा मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं CCRT में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा CCRT में क्या होता है? तो मैंने कहा मैं अकाउंटेंट था। तो मैंने कहा ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ खूब सारे टीचर्स आते हैं, टीचर्स को कल्चर की बात होती है, टीचर्स को ऐसी बात होती है, ये बात होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वहाँ कौन है तुम्हारी इंचार्ज कौन है? मैंने कहा वहाँ लेडी हैं, एक डॉक्टर प्रेमलता पुरी जी हैं और एक डॉक्टर शोभिता पुंजा जी हैं। 2 वहाँ लेडीज हैं जो मैनेज करती हैं अफेयर, एकेडमिक अफेयर्स को मैनेज करती हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, तो एक काम करेगा? तो मैंने कहा क्या काम करना है? कहती वो अपनी बॉस के पास जाना और उनको कहना है कि मेरी मदर ने आपके लिए आशीर्वाद कहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कह दूंगा, क्या कहना है उनसे? तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये कहना कि जब तुम मरोगे तो तुम समुद्र में जाओगे। तो मैं यंग था, शायद टीवी में कोई फिल्म आ रही थी। मैंने कहा अच्छा अच्छा कह दूंगा कि तुम जब मरोगे तो तुम समुद्र में जाओगे। अब आई वॉज ए जूनियर अकाउंटेंट एंड वी हैड ए डायरेक्टर एंड से डिप्टी डायरेक्टर, 2 लेडीज। सुबह सुबह सर्दियों के दिन थे, चाय पी रही थी। तो 9, सवा 9 बजे का टाइम था, 9 बजे ऑफिस शुरू होता था। आई नॉक द डोर ऑफ माई बॉस ऑफ डायरेक्टर, और उनके कमरे में जाने में बड़ा डर लगता था, वो जमाना कुछ और था। तो मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया और मैंने उससे पूछा मैम मे आई कम इन? कहती या यस व्हाट यू वांट? तो मैं दरवाजे में खड़ा हो गया। वो मतलब इतनी वैसी पर्सनैलिटी थी मिस प्रेमलता पुरी जी कि मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा मैम मैम मैम। उन्होंने कहा क्या मैम 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 लगा रखे है, अंदर आइए, क्या कहना है आपको? तो मैं गया अंदर, वो दोनों चाय पी रही थी, उनका कमरा साथ साथ में था, डायरेक्टर का और डिप्टी डायरेक्टर का। तो मैंने कहा मैम मेरी मदर ने आपके लिए आशीर्वाद कहा है। कहती अच्छा क्या आशीर्वाद है? मैंने कहा जी उन्होंने ये कहा है कि जब तुम मरोगे तो तुम समुद्र में जाओगे। और मैंने इतना कहा और मैं भाग के आ गया, और मेरा ब्लड प्रेशर वॉज टचिंग से 180, 190, 200, मुझे पता नहीं कितना था। और मैं इतना घबराया कह के कि ये मतलब किसी आप डायरेक्टर को जाके कहते जब तुम मरोगे तो तुम समुद्र में जाओगे। तो थोड़ी देर में जैसा होना था, भागते हाँफते अपनी सीट पे पहुंचा। तो मेरे दोस्त जो साथी था, उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैं अपने डायरेक्टर को ये कह के आया। उन्हें गुरु तेरी नौकरी तो गई, तेरी नौकरी गई। थोड़ी देर में उन्होंने अपने कमरे में बेल बजाई और जो ग्रेड 4 एम्प्लॉय था उससे कहा ये जो लड़का आया था, वो नाम नहीं जानती थी मेरा कि मैं 2 या 3 दिन पुराना था, उनका वो लड़के को बुलाओ जो अभी मेरे कमरे में आया था। तो वो लड़का आया, उसने कहा हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ जी? बुला रही हैं? उन्हें वो झटका देता था अपनी गर्दन को, बुला रही हैं मैडम, आपको बुला रही हैं। अब आप भाई साहब आप विश्वास नहीं कर सकते मेरी हालत। मैंने कहा गुरु जुम्मा दिल्ली में नौकरी लगी और गई नौकरी आज लखनऊ तो में। मैं गया उनके कमरे में घुसा, तो वो दोनों मैंने देखा खड़ी हुई थी और बोला बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, और गले से लगाया आपने। कहते अपनी माँ मदर को हमारा प्रणाम कहना, उनसे धन्यवाद देना। और मैं बड़ा चकराया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया काम। मैंने कहा कि जब तुम मरोगे तुम समुद्र में जाओगे, और ये तो मेरे को गले लगा रही हैं। तो मैं दिन भर कोई काम नहीं कर पाया सर उस दिन। और मैं घर आया, घर आके मैंने बैग पटका, मैंने कहा ईजा इधर आओ। ईजा के पास मैंने कहा ईजा ये बता इसका मतलब क्या? तुमने मैंने कहा तो सही उनसे, लेकिन मैं डरा हुआ था, इसका मतलब क्या है? अब देखिए फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। उनका देख गिरीश, मैंने इसलिए ये कहा कि मैंने 4 दिन के अंदर, 4 दिन हुए थे मुझे, 4 दिन के अंदर तेरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। मैं तेरी आदतों में परिवर्तन आया है, तेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है। यदि 4 दिन के अंदर तेरे अंदर इतना परिवर्तन है तो वो उन्होंने उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा होगा कि उन्होंने वहाँ टीचर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते होंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम मरोगे तब तुम समुद्र में जाओगे? मैंने कहा देख ऐसा है कि तेरे अंदर भलाई आई, क्योंकि उनके अंदर भलाई है वो तेरे अंदर डाल रही हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे क्या पता कहाँ से हुई। तो कहने की देख जीवन की शुरुआत पानी से हुई,
है ना। सर। आप पानी में कहते हैं ना एमोबा या एमोबिया जो भी है वो आता है ना। और हमारे यहाँ विष्णु भगवान का पहला अवतार क्या, मत्स्य मत्स्य, अवतार, मत्स्य अवतार है। कूर्म, वराह, नरसिंह। तो वो पूरी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो विष्णु जी के उसमें है। तो विष्णु जी जीवन की शुरुआत पानी से, इन दो लेडीज ने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है, वो भलाई तेरे अंदर डाल रही हैं। तो जब ये मरेंगी तो ये समुद्र में जाएंगी, सो दैट नोबडी विल बी अपरूट दी गुडनेस, वेलनेस, जो अच्छी भाव है उनको संसार से कोई नहीं मिटा पाएगा। तो मैं तो देख के दंग, मेरे आंखों के आंसू आ गए। मैंने कहा ये क्या फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल है कि आप जाइए तो भलाई वहां से उपजेगा, उसको कोई अप्रूव नहीं कर पाएगा। और ये बात आप विश्वास करेंगे कि ये बात उसके 2 साल बाद मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन स्विट्जरलैंड में हुआ, और स्विट्जरलैंड में होटल मैनेजमेंट का सबसे अच्छा कोर्स होता है। द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड इज ऑफर्ड बाय द स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट। और स्विस एम्बेसी में, स्विट्जरलैंड में जब उस दोस्त का एडमिशन हुआ, पहला लेटर उसने मेरे को लिखा। उसने कहा, देख गिरीश, तूने ये इंसिडेंट हमसे शेयर किया था, ईजा ने हमसे ये कहा था कि सुरुचिपूर्ण वातावरण में, और उसके कोटेशन लिखा हुआ है उसमें, स्विस जो इंस्टीट्यूट है उसके कोटेशन इसके गेट पे लिखा हुआ है कि सुरुचिपूर्ण वातावरण में आपका अच्छा आचरण सहज ही आपकी आदत बन जाता है। यदि आप एटमॉस्फेयर को अच्छा बना के रखेंगे तो वहां पे आपकी जो धीरे धीरे जो आपका बिहेवियर है वो चेंज होता जाएगा। तो मेरे को ये लगता है सीसीआरटी में भी हमको ये लीड सेंटेंस लिख देना चाहिए था कि सुरुचिपूर्ण वातावरण में, कितनी अच्छी बात है, सुरुचिपूर्ण वातावरण में आपका अच्छा आचरण सहज ही आपकी आदत बन जाता है। चाय का कप वर्दी आप सुबह जो पीते हैं पजामा पहन के घर में, आपके ख्यालात दूसरे होते हैं। वो चाय का कप आप हल्द्वानी के किसी रेस्टोरेंट में पीजिए, आपके ख्यालात दूसरे होंगे। वो कप आप किसी हल्द्वानी के 4 स्टार होटल में पीजिए, वो दूसरे होंगे। वो आप बम्बई के 5 सितारा होटल में पीजिए और अच्छी क्रॉकरी के साथ पीजिए, तो स्टाइल वैसे ही बन जाता है। तो सुरुचिपूर्ण वातावरण में आपका अच्छा आचरण सहज ही आपकी आदत बन जाता है। तो ये पहला अनुभव हुआ था विच चेंज माई लाइफ। सही बात। मुझे सिर्फ एक बात जो मैं ईजा से नहीं पूछ पाया, ईजा की डेथ हो गई थी। ईजा ने मुझसे कहा कि ठीक है, वो 2 लेडीज जब मरेंगी तो समुद्र में जाएंगी, क्योंकि विष्णु भगवान ने इनकी शुरुआत वहां से की। लेकिन आप ये देखिए, ये थोड़ा मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन जब मरे उनको भी समुद्र में दफनाया गया। तो क्या बुराई भी कोई अप्रूव नहीं कर पाएगा संसार से? ये बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में है कि मतलब भलाई तो ठीक है, भलाई तो ठीक है, लेकिन बुराई का क्या होगा? बुराई भी वहीं से उपजेगी। जी जी, है? सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये मैं शायद अपने जीवन- जो देश भर से हमारे शिक्षक साथी देख रहे हैं उनके संदर्भ में, जी सर, ये अच्छाई बुराई की कहानी चलती रहेगी, सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो टेररिस्ट नहीं थे, उनका अपना ये था, ऐसा था वैसा था। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा किसी विद्वान व्यक्ति से कभी मिले तो, या कुछ मेरे को आंसर देना चाहे कि समुद्र मंथन, भलाई तो आई, बुराई भी आएगी। भगवान जी से पूछ लीजिए सर, भगवान जी, इसका बहुत भगवान जी से सरल, पूछ लीजिए, बहुत विद्वान है सर। नहीं नहीं, विद्वान नहीं, बहुत सरल है सर इसका। ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी विद्वान है, बड़े थिंकर हैं, ये भी कुछ देंगे नहीं सर, आंसर। आप समुद्र का स्वभाव है सर, सबको ग्रहण कर लेता है, अच्छाई बुराई ठीक। सबको संभाल लेता है और सबको बराबर कर देता है। तो आप देखिए, हाँ। जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। वो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए ले लो, आपको अच्छाई चाहिए तो ले लीजिए, बुराई चाहिए तो ले लीजिए। और समुद्र का स्वभाव है, सबको कहता है आओ भाई मेरी गोद में आओ, आराम करो, ठीक है। सुकून है, सुकून है समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा मैं जब बहुत बोलता, या कोई क्लास में लेते वक्त मेरे कुछ टीचर बहुत ज्यादा बोलते थे ना, तो मैं उनको एक शेर कहता था कि कह रहा है शोर दरिया से समुद्र का सुकून,
जब नदी आपने देखा देवप्रयाग से निकलती है या इधर से निकलती है, उत्तरकाशी में जाती है, ये निकलती है, तो नदी बड़ी आवाज करती है, घूम 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 घूम, पहाड़ों के बीच से निकलती हुई। कह रहा है शोर दरिया से, इस शोर से समंदर का सुकून। समुद्र है, बिल्कुल शांत है। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है, जिसके अंदर जितनी गहराई है वो उतना ही शांत रहता है। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। आप जो कहानी सुना रहे थे सर बहुत ही रोचक थी, और उसमें एक शब्द ऐसा था कि जो शायद उत्तराखंड से बाहर के लोगों को उसका अर्थ बताना पड़ेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बार बार कहानी में ईजा शब्द आ रहा था, उसका मतलब माँ से है, माँ से, जो महाराष्ट्र में मदर आई भी से बोलते हैं संभवतः। हाँ, जी, मदर से है ईजा का अर्थ। कुमाऊनी में हमारे उत्तराखंड में ईजा मदर को बोलते हैं, तो वो संदर्भ में बताना चाह रहा था सर। बहुत ही कहानी थी और सब लोगों ने अपनी टिप्पणियों में लिखा भी है, अगर आप उसको देख पा नहीं, रहे लेकिन होंगे। वो ये कहानी मेरे, वेरी टचिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी थी, कहना चाहिए। जी जी, वाकई बहुत लाजवाब कहानी है सर ये। बिल्कुल और ट्रांसफॉर्म ये किया है। कोलकाता से रोज की तरह सर मनीषा टीकादार हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं टीचर्स, जो कि पर्सनालिटी जो है सीसीआरटी के माध्यम से। बिल्कुल कह रही है, यही बलेरा जी कह रही है कि बहुत शिक्षाप्रद कार्यक्रम है। एक और टिप्पणी उन्होंने बाद में की सर गूगल के बारे में। गूगल सर्च अभी ओल्ड हो चुका है, कहती हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी पर किताब की ऑनलाइन पीडीएफ होता है आजकल, ऑनलाइन लाइब्रेरी में मिलती है। आपने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था सर, अमेरिकन लाइब्रेरी से हमारा कार्ड बनवाया था, मुझे याद है, जब हम दिल्ली आए थे। तो 2 साल तक मेरी मेंबरशिप रही थी अमेरिकन लाइब्रेरी की। हालांकि हम उसका उतना लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि मेरे पास घर में खुद अभी इतनी किताबें हैं, मैं उन्हीं को नहीं पढ़ पाता हूँ सर, समय। वो कल जो ज्योति जी कह रही थी ना कि घर में ये तत्र सर्वत्र सामान भरा पड़ा है, फिका हुआ है इधर से उधर से, ये वो तो गृहिणी है, वो तो फिर भी सामान लेते होंगे। आदमी तो आप जानते ही हैं, आदमी तो इधर फेंको उधर फेंको। घर की गृहिणी को ही नाम मिलता है या बदनामी उन्हीं की होती है कि ऐसा घर बना रखा था। लेकिन हम अपनी भगवान से कहते हैं कोई बात नहीं यार, यही अपनी जिंदगी है। हमारे रंजीत सिंह, हाँ रंजीत सिंह बिष्टी कह रहे हैं, नाइस। रंजीत सिंह बिष्टी कह रहे हैं, ये हमारे शिक्षा विभाग में ही है सर। और वंदना चौहान मैम के फिर से वो बिल्कुल ही विदेय हो गए हैं, दिनेश पाठक जी। जी, वो पाठक जी सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत खराब है जहाँ पर वो आज हैं। और वो वैसे भी पहाड़ों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत रही होगी। कोई बात नहीं, अभी 1-2 साल और उनको फिर किसी दिन लेंगे सर पाठक। 1-2 साल और रुक जाइए, मोदी जी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब चीन के बॉर्डर पे ध्यान देना शुरू किया है, तो अब आएगा कनेक्शन, हाई लाइन आएंगी वो, क्योंकि जो बनना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए आदमी को, है ना। रोड्स तो बन गई हैं, लेकिन फिर भी मेरे को भीमताल में एक्सपीरियंस बन रही सर धीरे-धीरे। नहीं, लेकिन देखिए बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भीमताल वर्कशॉप में था तो एक दिन डाइट के नीचे चाय पी रहा था, तो वहां पे 3-4 यंग लड़के आए हुए। तो जैसी अपनी आदत थी बोलने की, वो उनसे बातचीत मैंने शुरू की, तो वो बिरला पैलियोबोटनी जो है इंस्टीट्यूट, वहां से आए थे। तो मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो कहते वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन्स। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, ये जो आपके कुर्मांचल के पहाड़ हैं या उत्तराखंड के पहाड़ हैं, ये ऐसे बहेंगे, ऐसे टूटेंगे, एक भूकंप की देरी है। बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना, तो मैं उस जलजले को नेपाल के, मैं भूलता नहीं हूँ सर, वो ब्रिटिश जियोग्राफर का कमेंट, व्हाट ही रोट, ही सेड, नेपाल में भूखा, तो उसने कहा कि आई सॉ हिमालयाज डांसिंग। पूरे हिमालय को हिलते हुए जिसने देखा, मतलब हिमालय तो सबसे कच्चे पहाड़ हैं,
जी सबसे यंग, सबसे कच्चा। तो बिल्कुल। वो आई सो हमारे, तो मुझे कभी कभी उसी का डर लगता है, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो अपना उत्तराखंड जिंदाबाद, जलजला है वो। जी जी जी। हाँ सर, कच्चे पहाड़ और कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो रोड बन रही है ना केदारनाथ आपकी, जैसी वो आपका। पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, हर साल आप जी समस्या झेलते हैं वहां पर। गढ़वाल में केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, कितना कितना लैंडस्लाइड, कितना ये, वही हाल कुमाऊं का है, वही हाल गढ़वाल का है। जी जी। ये मनीषा कह रही है सर, एक दिन वंदना मैम को भी शो में लाना है, तो हमें बिल्कुल पहले से ही हमारे योजना है उनको लाने की, मैडम को। जैसे तो जैसे ठीक, शो आगे उनसे कह बढ़ेगा दीजिए, उनको एक डेट दे दीजिए, वो मैडम तो भी अपने शामिल आप होंगी, बड़ी और एक्टिव है। बहुत सारे हमारे। जैसे अब रीता बोकी जी जुड़ी हुई हैं शायद अभी तक, तो वो वंदना जी भी जुड़ जाएंगे। जी जी जी। हम सब धीरे धीरे सर अभी आने वाले दिनों में जो जो शो प्रोग्रेस करेगा, तो हम सब लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही मेहमान को हम ले सकते हैं अधिकतम। और चंद्रशेखर जोशी ये भी कुछ दिनों बाद हमारे साथ जुड़ेंगे शो में, पिथौरागढ़ से हैं। कह अच्छा। रहे हैं कि अच्छा कार्यक्रम में लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और अपूर्व पंत जी को चिंता है कि टेहरी डैम का क्या होगा। सर नैनीताल की ताल, टेहरी डैम, कुछ हमारे कहा नहीं जा सकता सर कुछ। तो वो जो कहते हैं ना, जब करते रहो बस, जी जब करते रहो सर। जी जी। तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव आपके रहे सर आज, और हम हमारे लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत उनको एनरिच हुए वो लोग सुन के आपको। और आपका जो वो, उसमें सर एक बात मुझे बहुत कमाल की लगी, कि जो कम्युनिकेशन आपकी माता जी ने किया और जो मैडम पहुंचा लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया, ये बहुत अद्भुत बात थी। ये बहुत अद्भुत बात, हाँ, ऐसा ही है क्योंकि आप जिंदगी डर गए यही। थे उनको कहने के बाद कि हाँ, पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो उनका बड़प्पन था उन दो लेडीज का, डायरेक्टर का, कि उन्होंने खड़ी हुई, मुझे बुलाया, कहा आओ बैठो, मैंने कहा नहीं नहीं बैठना, मतलब मैं तो 3 या 4 दिन पुराना था सीसीआरटी में। और गले जी लगाया, जी गले लगा के जब उन्होंने कहा अपनी माँ को हमारा प्रणाम कहना, धन्यवाद देना, तो मैं दिन भर चकराता रहा। मैंने कहा ये है क्या यार, क्या इस सेंटेंस में क्या था ऐसा। तो बहुत शाम को क्लियर हुआ कि क्या मतलब, कितना फिलोसॉफिकल। हमारे जितने ऋषि मुनि सूफी संत जितने हुए, सबने जो जो चीजें, मतलब मैं जी आज क्वेश्चन देना चाहता था लेकिन दिया नहीं। बाबा फरीद के बारे में पढ़ रहा था मैं। बाबा फरीद ने 120 उनके जो रचनाएं हैं उनको गुलगन साहब में एज इट इज दिया गया, कि गुलगन साहब ने सब सब उससे लिया, रैदास जी से लिया, इससे लिया, उससे लिया। तो बाबा फरीद का यदि आप जीवनी पढ़ें तो आपके आंसू निकल जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे संत जो इस समय होने चाहिए थे, कहाँ वो 12th सेंचुरी में हुए, और आज का जमाना देखिए, यही सूफी संतों की वो थी। तो ये गए क्या, मुकेश जी भी विदेह हो गए हैं। बिल्कुल। जी वो उनका 8 बजे का 8 PM समय रहता है, वो अक्सर 8 बजे बाद कल भी परसों भी नहीं दिखे थे। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है रही हो वहाँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके घर पर भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो संभवतः उस वजह से वो काफी देर से दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पर। तो आप और हम ही हैं सर। तो मैं अभी सभी अपने दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे साथ बने हुए हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और सबसे हाँ बड़ी बात उत्साह, यह कि आपके अनुभवों का लाभ आज सबको मिला। आपके जो संस्मरण था सर वो बहुत लाजवाब था, और अभी बहुत सारे संस्मरण हैं जिन्हें हम आने वाले हाँ दिनों धीरे धीरे में आएंगे, सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे लगातार आएंगे। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। हाँ अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस पिक्चर के अगले एपिसोड में कल हम 20वें एपिसोड में शाम को 7 बजे आपसे मिलेंगे। और कल मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क हमें दगा नहीं देगा, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान थे वो बड़े विपरीत जगह पर थे, पहाड़ पर थे। लेकिन कल हमारे साथ पाकिस्तान सीमा के पास बाड़मेर जनपद से होंगे
श्री रमेश जी, और वहाँ नेटवर्क अच्छा होगा हमें पूरी उम्मीद है। और उनका जो काम है वो बहुत लाजवाब है क्राफ्ट को लेके। जैसा कल हमने पपेट में देखा था, वो उनका एक अलग जॉनर है, उनका एक अलग फील्ड है, अलग क्षेत्र है, और वहाँ के लोग को समेटते हुए उन्होंने क्राफ्ट पर काम किया है और बहुत ही उल्लेखनीय काम है। और हम सबकी आंखें खोलने वाला वो काम कल हम देख पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद सर, ऐसे आप हमारे साथ बने रहे और लगातार बने हैं, और आपने इतने जी चलिए, अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अच्छे अनुभव हमें आज भी मिले और भविष्य में भी मिलते रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो दर्शकों, आज आपका यहीं पर हम शो का समापन करते हैं। कल शाम को ठीक 7 बजे मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा ठीक 7 बजे। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि।